नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम दृष्टि IAS संस्थान के CSAT पेपर सॉल्व कर रहे थे। तो अब तक हम लोग दृष्टि IAS संस्थान के साथ 6 मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कर चुके हैं CSAT के सामान्य अध्ययन पेपर 2 के। और आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो हमारा है दृष्टि IAS संस्थान का मॉडल टेस्ट संख्या 7। ठीक है, ज़रा देखते हैं मॉडल टेस्ट संख्या 7 में। एक से 5 तक दिए गए परिच्छेदों को पढ़िए और परिच्छेदों को नीचे आने वाले प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए। ज़रा देखते हैं। सदियों से योग विद्या भारत की अमूल्य धरोहर रही है। इसकी प्रासंगिकता का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि समस्त विश्व योग दिवस को स्वीकार कर चुका है। वस्तुतः योग एक संयम पूर्वक की जाने वाली साधना है जो स्वचेतना को परम चेतना से मिलाती है। महर्षि पतंजलि ने कहा है कि चित्त की वृत्तियों को हम जितना अंतर्मुखी करते हैं उतना ही सत्य का प्रकाश हमारे जीवन में बढ़ता है। अज्ञान, अंधकार, असत्य सब कुछ मिलकर ज्ञान, प्रकाश और सत्य में परिवर्तित होता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करते हुए अपने शरीर और मन को साधें। शरीर और मन के मध्य सीधा संबंध है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ही हमारे ऋषि मुनियों ने योग के 4 मुख्य मार्गों ध्यान योग, भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग का उल्लेख किया है। योग में यम नियम के साथ साथ मुख्य रूप से आहार की शुद्धि को महत्व दिया गया है। अफसोस अपना सारा जीवन दौड़ने धूपने में व्यर्थ कर देते हैं। परमात्मा के दिए हुए इस मानव शरीर को हम कौड़ियों के भाव इस्तेमाल करते हैं। इसकी यथार्थता, इसकी सार्थकता की तरफ हमारा ध्यान शायद ही जाता है। जीवन पर्यंत परिधि का चक्कर लगाते रहते हैं और केंद्र की तरफ आने का प्रयास भी नहीं करते। आत्मस्थ होने के लिए हमें महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग का पालन करना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान को माध्यम बनाकर ही हम समाधिस्थ हो सकते हैं। यदि अंतःकरण पवित्र हुआ तो मन में किसी के प्रति द्वेष और वैमनस्य का भाव नहीं रहता है। तो मित्रों, ये योग के बारे में एक पैरा है और योग के महत्व और योग में भारत के वर्चस्व की वास्ता के बारे में बताया गया है। तो यहीं पर पहला प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है? उपरोक्त परिच्छेद से कौन सा सर्वाधिक तार्किक तर्कसंगत निष्कर्ष निकाला जा सकता है? पहला निष्कर्ष इसमें ऑप्शन में दिया गया है, समाधिस्थ होने के लिए आत्मस्थ होना आवश्यक है। बी, कर्मयोग के माध्यम से समाधिस्थ की प्राप्ति होती है। सी, आत्मस्थ होने के लिए ध्यान योग को अपनाना होता है। और डी, भक्ति योग के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, समाधिस्थ होने के लिए आत्मस्थ होना आवश्यक है। बी, कर्मयोग, यहाँ पर योग के बारे में बताया गया है, कर्म के बारे में नहीं बताया गया है। ये बात बिल्कुल गलत है। आत्मस्थ होने के लिए ध्यान योग को अपनाना होता है, ये भी नहीं। और भक्ति योग के बारे में बात नहीं की गई, बल्कि समाधिस्थ होने के लिए आत्मस्थ होना आवश्यक है। ठीक है, तो यहीं पर हमारा पहला ही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्या है क्वेश्चन? परिच्छेद के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ कथन दिया गया है, जरा देखते हैं। विभिन्न देशों द्वारा योग करने की अनिवार्यता को स्वीकार किया जा चुका है। विभिन्न देशों द्वारा योग करने की अनिवार्यता को स्वीकार किया जा चुका है। यदि हम यहाँ पर देखें, समस्त विश्व योग दिवस को स्वीकार कर चुका है। वस्तुतः योग संयम पूर्वक की जाने वाली साधना है। तो यदि यहाँ पर हम इस बात पर देखें, विभिन्न देशों द्वारा योग करने की अनिवार्यता को स्वीकार किया जा चुका है, इसके बारे में पैराग्राफ में किसी प्रकार की चर्चा नहीं है। अगला
चित्त और वृत्तियों को अंतर्मुखी करने पर सत्य का प्रकाश हमारे जीवन में बढ़ता ही जाता है। ये बात यहाँ पर की गई है। चित्त वृत्तियों, ये देखिए, चित्त वृत्तियों हम जितना, महर्षि पतंजलि ने सत्य के प्रकाश हमारे जीवन में बढ़ता है, यही बात यहाँ पर की गई है। यानी पहला गलत, दूसरा सही, ऑप्शन बी जो है हमारा वो सही हो जाएगा। अगला पैरा चलते हैं, अगले पैरे के बारे में देखते हैं क्या कह रहा है अगला पैरा। भारतीय संस्कृति व्यक्ति, समाज, राष्ट्र के जीवन को सिंचित कर उसे पल्लवित, पुष्पित, फलयुक्त बनाने वाली अमृत स्रोत स्वनी चिर प्रवाहिता सरिता है। भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। यह माना जाता है कि भारतीय संस्कृति यूनान, रोम, मिस्र, सुमेर और चीन की संस्कृतियों के समान ही प्राचीन है। कई भारतीय विद्वान तो भारतीय संस्कृति को विश्व की सर्वाधिक प्राचीन संस्कृति मानते हैं। भारतीय संस्कृति का विकास धर्म का आधार लेकर हुआ है, इसलिए उसमें दृढ़ता है। भारतीय संस्कृति व्यक्ति को व्यक्तित्व देती है और उसे महान कार्य के लिए प्रोत्साहित करती है, किंतु व्यक्तित्व का चरम विकास यह सामाजिक विस्तार का ही स्वीकार करती है। भारतीय संस्कृति विश्व की सर्वाधिक समृद्ध संस्कृति है। अन्य देशों की संस्कृतियां तो समय की धारा के साथ साथ नष्ट होती रही हैं, किंतु भारत की संस्कृति आदिकाल से ही अपने परंपरागत अस्तित्व के साथ अजर अमर बनी हुई है। इसकी उदारता तथा समव्ययवादी गुणों ने अन्य संस्कृतियों को समाहित तो किया है, किंतु अपने अस्तित्व के मूल को सुरक्षित रखा है। तो ये जो पैरा दिया गया है, ये भारतीय संस्कृति के महत्व और उसके वर्चस्व को बताने के तौर पर है। जरा इसमें देखते हैं कौन से ऑप्शन सही हैं। पहला क्या कह रहा है, भारतीय उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर कथन की सत्यता पर विचार कीजिए। भारतीय संस्कृति पूरे विश्व में सबसे प्राचीन संस्कृति, सभी विद्वान इस बात को सहमत हैं। तो इसकी चर्चा यहाँ पर नहीं की गई है। अगर हम यहाँ देखते हैं तो मित्रों, इसकी चर्चा यहाँ पर नहीं की गई है, यानी पहला जो है वो स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरे पर धर्म का विकास संस्कृति के आधार पर हुआ है, इसकी भी चर्चा इस पैरा में नहीं की गई है, तो ये भी हमारी बात गलत हो जाएगी। ऑप्शन डी जो है हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अगला पैरा, बेरोजगारी उस स्थिति को दर्शाती है जिसमें श्रमिक कामगार कार्य करने के लिए योग्य तथा तत्पर है, लेकिन उसे रोजगार नहीं मिलता। दूसरे शब्दों में, बेरोजगारी वह स्थिति है जहां व्यक्ति कार्य करने के लिए योग्य तथा तत्पर हुए भी वह काम करने में असफल रहता है, पाने में असफल रहता है जो उसे काम या आजीविका प्रदान करता है। पिछले कुछ दशकों में देश की तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्याएं ने बेरोजगारी की समस्या को तेज़ी से उग्र रूप से बढ़ाया है। देश की तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्रत्येक योजना काल में बेरोजगारी के परिमाण में वृद्धि हुई है, जिससे एक भयानक खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो गई है। भारत के आर्थिक विकास होते हुए भी बेरोजगारी की समस्या भयानक रूप से बढ़ी है। यद्यपि भारत एक विकासशील देश है, लेकिन देश की संपूर्ण श्रम शक्ति को अवशोषित खपाने में करने में वृद्धि दर पर्याप्त है। देश की अतिरिक्त श्रम शक्ति को समायोजित करने में रोजगार के अवसर अपर्याप्त हैं। परिणाम स्वरूप देश की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर बेरोजगारी यानी आर्थिकी से, ह्यूमन ज्योग्राफी से जो रिलेटेड एक पैराग्राफ दिया गया है, जिसमें जनसंख्या और बेरोजगारी के बीच के पारस्परिक संबंध को बताया गया है और कौन सी बेरोजगारी की समस्या से ग्रसित भारत को दूर निकालने पर विचार। तो यहाँ पर देखें, उपरोक्त परिच्छेद के आधार पर कौन सा तर्कसंगत निष्कर्ष निकाला जा सकता है। निकालिए। पहला, आर्थिक विकास की वृद्धि उस गति से नहीं हुई है जिस गति से जनसंख्या वृद्धि हुई है। तो ये स्टेटमेंट लिखा है ऊपर, भारतीय श्रम शक्ति का समायोजन तेज़ी से बढ़ा है जिससे कि बेरोजगारी की समस्या कुछ हद तक दूर हुई है, ऐसी कोई भी चर्चा नहीं की गई है। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी। कौन सा स्टेटमेंट सही है, केवल एक सही है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट परिच्छेद देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। वर्तमान समय में बढ़ती हुई मुद्रास्फीति की दर एक जटिल समस्या है।
मुद्रास्फीति के प्रभाव से प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से प्रभावित है। सामान्य कीमत स्तर में निरंतर वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं। भारत में मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मापी जाती है। यह बहुत कठिन है कि प्रत्येक वस्तु की कीमतों का मूल्यांकन किया जाए, इसलिए कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं एवं सेवाओं का एक सूचकांक तैयार किया जाता है। थोक मूल्य सूचकांक के अंतर्गत भारत में कितनी वस्तुएं हैं? 435 वस्तुओं के आधार पर सूचकांक तैयार किया गया है। इसमें सभी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि को एक समान भार नहीं दिया जाता। जैसे चावल की कीमत की वृद्धि को कार की कीमतों की वृद्धि से अधिक भार दिया जाता है, क्योंकि चावल का उपभोग ज़्यादा व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। कुछ देशों में मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर मापी जाती है। भारत सरकार ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कई प्रकार के राजकोषीय उपाय अपनाए हैं। इनमें से प्रमुख इस प्रकार से हैं: अनावश्यक सार्वजनिक व्यय में कमी, जनता की क्रय शक्ति को कम करने हेतु उन पर अतिरिक्त करारोपण, घाटे के वित्त व्यवस्था को न्यूनतम करना, अनावश्यक उपयोग तथा अनुत्पादक व्यय पर रोक लगाई है, बचतों को बढ़ाने हेतु अनेक योजनाएं प्रारंभ करना आदि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन। उपरोक्त परिच्छेद में आधार पर निम्नलिखित कथनों पर सत्यता की विचार कीजिए। क्या है? भारत में मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर मापी जाती है। नहीं, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर मापी जाती है। आगे, थोक मूल्य सूचकांक के सभी वस्तुओं की कीमतों एक समान भार दिया गया? बिल्कुल नहीं दिया गया है। चावल और कार का उदाहरण भी यहाँ पे दिया गया था। कुछ देशों में मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक तो कुछ देशों में मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर मापी जाती है। ये बात बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन डी हमारा जो होगा वो सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, या पैरा है, देखते हैं जो भी है। हाँ, क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 से 9 नीचे दिए गए पैरा को पढ़िए और उससे आने वाले प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए। तो देखते हैं क्या है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ का एक प्रमुख न्यायिक अंग है। यह जून 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर द्वारा स्थापित किया गया और अप्रैल 1946 में इसने काम करना शुरू किया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड के हैग शहर में स्थित है। ध्यान देने वाली बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंगों में से यही एकमात्र ऐसा है जो न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है। यदि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कार्यों की बात करें तो यह काफ़ी व्यापक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत राष्ट्रों द्वारा लाए गए विवादों की सुनवाई करता है। मोटे तौर पर कहें तो यह दुनिया भर के में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत राष्ट्रों द्वारा लाए गए विवादों की सुनवाई करता है। मोटे तौर पर कहें तो यह दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के पालन को सुनिश्चित का काम करता है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र के अधिकृत अंगों विशेष एजेंसियों द्वारा पूछे गए कानूनी सवालों पर सलाह देता है। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर हमें देना है मित्रों। तो देखते हैं, परिच्छेद के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय निम्नलिखित में क्या कार्य हैं? ए, विभिन्न देशों के लिए कानूनों का निर्माण करना? बिल्कुल नहीं। वैश्विक संस्थाओं को संरक्षण प्रदान करना? ये भी नहीं। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के दुरुपयोग को रोकना? यही बिल्कुल सही है, यही बात पैराग्राफ में कही गई है। नेक्स्ट पैरा देखते हैं, पैरा नंबर 2। ठीक है, यहूदी धर्म के लिए यरूशलेम का महत्व यह है कि यहाँ पर कोटेल या पश्चिमी दीवार स्थित है। यह पश्चिमी दीवार यहूदी मंदिर का अवशेष है जिसे यहूदियों के राजा सोलोमन ने बनवाया था। इसको रोमन ने नष्ट कर दिया था। इसी मंदिर के अंदर यहूदियों का सबसे पवित्र स्थान द होली ऑफ द हॉलीज स्थित है। इसलिए ही यह स्थान यहूदियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहूदियों का ऐसा विश्वास है कि यह वही स्थान है जहाँ पर दुनिया का निर्माण हुआ था। यहीं पर पैगंबर इब्राहिम ने अपने बेटे इसहाक की कुर्बानी दी थी। पश्चिमी दीवार होली ऑफ होलीज की सबसे करीबी जगह है जहाँ पर यहूदी प्रार्थना करते हैं। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि यरूशलेम इतना महत्वपूर्ण क्यों है। ठीक है,
अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देना है हमें। नीचे दिए गए यरूशलेम के महत्व के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार, बताइए। राजा सैलोमन द्वारा यरूशलेम पर शासन, बिल्कुल इसी के आधार पर हम कह सकते हैं यरूशलेम पर सोलोमन का शासन था। द होली ऑफ द होलीज की अवस्थिति बिल्कुल बताई गई है। पैगंबर इसहाक की कुर्बानी ये भी बताई गई है। पश्चिमी दीवार की अवस्थिति ये भी बताई गई है। यानी यहाँ पर ये सारी बातें बताई गई हैं, तो कथन डी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट पैरा देखते हैं, पैरा नंबर 8। चीन दुनिया में अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए वीजा, अनुदान, निवेश और संस्कृति का आक्रामक उपयोग कर रहा है। यह ऐसा कई दशकों से करता आ रहा है, लेकिन हाल ही में चीन के प्रयासों में अन्य देशों को अधिक डराना और धमकाना भी शामिल हो गया है। आपको बताते चलें कि जब चीन के एक लोकतांत्रिक व्यवस्था समर्थक व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, तो चीन ने नॉर्वे को खुलेआम धमकाया था। इसके बाद चीन द्वारा नॉर्वे को आर्थिक तौर पर नुकसान भी पहुंचाया गया था। इस प्रकार चीन की शार्प पावर नीति कई अंतर संबंधित घटकों की एक श्रृंखला है, जिसमें धमकाना, दबाव बनाना, सेंसरशिप को बढ़ाना देना, नेताओं की खरीद फरोख्त करना इत्यादि शामिल हैं। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है। चीन द्वारा परिच्छेद के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। चीन द्वारा विदेश नीति में हमेशा आक्रामक नीति का अनुपालन किया गया है, ऐसा यहाँ पर चर्चा नहीं है। दूसरा, चीन द्वारा लोकतंत्र की आवाज़ दबाने की कोशिश की जाती है, बिल्कुल नोबेल पुरस्कार विजेता के संबंध में जो वक्तव्य दिया गया है वो बिल्कुल इसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। कथन 2 सत्य है जबकि 1 असत्य है, यानी ऑप्शन जो है बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पैरा पर। जापान संविधान के तहत युद्ध का परित्याग करता है तो उस पर होने वाले आक्रमण से अपनी रक्षा कैसे करेगा, क्योंकि अनुच्छेद 9 जापान के पास कोई सैन्य शक्ति व साजो सामान रखने का निषेध करता है। इस सवाल का जवाब है कि अमेरिका के कहने पर जापान ने आर्टिकल 6 को अपनाया था तथा साथ ही अमेरिका ने जापान को बाहरी ताकतों से सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी ली थी। इस जिम्मेदारी के तहत न केवल अमेरिका ने कहा है कि वह जापान को खतरों से बचाएगा, बल्कि ऐसे कार्य करने या ऐसी नीति बनाने से भी परहेज करेगा जो कि जापान के लिए खतरा उत्पन्न करें। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड पैरा क्या है क्वेश्चन। परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। जापान एक शांतिप्रिय देश है, इसके बारे में यहाँ पर कहा गया है, बिल्कुल शांतिप्रिय देश है। ठीक है, इसके बारे में बताया गया है, कहीं इसकी चर्चा इस पैराग्राफ में कहीं नहीं की गई है जिससे आप ये कह सकें। अमेरिका द्वारा जापान के प्रत्येक संकट में सुरक्षा की जिम्मेदारी ली गई है। अमेरिका द्वारा जापान में प्रत्येक संकट में सुरक्षा लेने की जिम्मेदारी जो है वो क्या हुई है, ली गई है। तो यदि हम यहाँ पर देखें, बाहरी ताकतों की बात की गई है, आंतरिक ताकतों जैसे भूकंप, इसके बारे में किसी प्रकार की चर्चा की यहाँ पर बात नहीं की गई है, यानी यह बिल्कुल गलत है। कथन 1 सत्य जबकि 2 असत्य, कथन 2 सत्य जबकि 1 असत्य, दोनों कथन सत्य, दोनों कथन असत्य, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पैरा पर। अगला पैरा क्या कह रहा है, देखते हैं। परिच्छेद 1। वर्तमान में अमेरिका में कुछ लोग अपने कपड़े खुद ही सिलते हैं, अपने लिए खाद्यान्न भी खुद उगाते हैं, अपने घर भी खुद ही बनाते हैं, या फिर केवल उन्हीं उत्पाद को खरीदते हैं जो उनके अपने राज्य में बने हुए होते हैं। इस काम में लागत भी अधिक आएगी और इसमें समय भी अधिक लगेगा, खासकर जब अमेरिका लोग ऐसी वस्तुओं को खुले बाजार में अपेक्षाकृत कम कीमत पर प्राप्त कर सकते हों। व्यवहारिकता और लागत का ऐसा ही सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लागू होता है। इससे एक उत्पाद को किसी अन्य से खरीदने जिसे ऐसे उत्पादन में विशेषज्ञता हासिल है या फिर जो इसे बहुत ही सहजता से अथवा कम लागत पर बना सकता है के संबंध में आर्थिक समझ विकसित होती है।
वस्तुतः वस्तुओं एवं सेवाओं की व्यापक विविधता तक पहुँच ही व्यापार का उद्देश्य है। ऐसे में आयात का मतलब नुकसान नहीं है, यह निर्यात की बेहतरी के लिए एक आवश्यक बुराई है। किसी एक पक्ष का आयात इसलिए किया जाता है ताकि इसके बदले में दूसरे पक्ष को वस्तुएं एवं सेवाएं प्राप्त हो सकें। यह तर्क व्यक्तिगत स्तर पर भी उतना ही स्पष्ट है। एक व्यक्ति इसलिए कार्य करता है ताकि आवश्यक और संभवतः विलासिता की वस्तुएं खरीदने के लिए उनके पास साधन हों। कोई भी व्यक्ति अपने कार्य करने को न्यायोचित ठहराने के लिए तो खरीदारी नहीं करता। केवल मुक्त व्यापार सही अर्थों में अच्छा व्यापार है, क्योंकि यह उपभोक्ताओं को उनके जीवन स्तर को सुधारने के सर्वोत्तम एवं सर्वाधिक अवसर प्रदान करता है। यह प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है और नवाचार तथा बेहतर उत्पादों को विकसित करने और उनकी अधिकाधिक वस्तुओं एवं सेवाओं को बाजार में लाने, कीमतों को कम कर रखने और गुणवत्ता को बेहतर बनाए रखने के लिए कंपनियों को प्रोत्साहित करता है, ताकि बाजार में उनकी उपस्थिति बरकरार बनी रहे या फिर उसमें वृद्धि हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? केवल मुक्त व्यापार ही सही अर्थों में अच्छा व्यापार है। ओके, इस कथन से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? मुक्त व्यापार का लाभ केवल कंपनियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका लाभ अंतिम उपभोक्ताओं को भी प्राप्त होता है। मुक्त व्यापार के अंतर्गत आने वाले देशों की अर्थव्यवस्थाओं में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। अन्य व्यापार सिद्धांत की तुलना में यह अधिक व्यवहारिक है। ए और सी दोनों सही हैं। तो यहाँ पर मुक्त व्यापार से संबंधित जो स्टेटमेंट दिया गया है, इसकी सही व्याख्या ए द्वारा की जा रही है, यानी इसका ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? सही होगा। ठीक है, बाकी इसकी कोई चर्चा यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं 11। अमेरिकी उपभोक्ताओं के उदाहरण इस तथ्य पर प्रकाश डालता है क्या है? कोई भी नया उत्पाद खरीदते समय अमेरिकी लोग अधिक तर्क बुद्धि का प्रयोग करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं। ये तो बात बेहतर इसमें बताई गई है। बेहतर वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता मुक्त व्यापार का ही विचार है। अमेरिकी लोग कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों पर ज़्यादा समय नष्ट नहीं करते हैं। किसी भी अनुपेक्षा की अपेक्षा अमेरिकी लोग मुक्त व्यापार के महत्व बेहतर तरीके से जानते हैं। तो सबसे सटीक आंसर अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा सबसे सटीक उत्तर हमारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। परिवार के स्तर पर खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना भारत जैसे विकासशील देशों के लिए व्यापक महत्व का विषय है, जहां दसियों लाख लोग क्रय शक्ति की कमी और कुपोषण से जूझ रहे हैं। खाद्य एवं पोषण सुरक्षा का तात्पर्य यह है कि हर समय भोजन की उपलब्धता सभी लोगों की इस तक पहुंच हो सके। साथ ही मात्रा, गुणवत्ता और विविधता की दृष्टि से भी यह पोषक एवं पर्याप्त हो, प्रचलित जीवन शैली के अनुरूप हो, इस बात की लगातार मान्यता बढ़ रही है। देश में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा हासिल करने के लिए अधिकार आधारित दृष्टिकोण उपयोगी होगा। अधिकार को पूर्णतः न्यायोचित बनाना मुश्किल हो सकता है। यद्यपि अधिकार आधारित दृष्टिकोण सार्वजनिक गतिविधियों पर दबाव बनाता है, जिससे नीतियों एवं कार्यक्रमों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित होगा। भोजन का अधिकार विकास के अधिकार को प्राप्त करने के संपूर्ण लक्ष्य का एक भाग है। 1986 में संयुक्त राष्ट्र विकास कई अधिकार पर घोषणा पत्र की स्वीकार्योक्ति मानवाधिकार पर अंतर्राष्ट्रीय विचार विमर्श के दीर्घकालिक प्रक्रिया का चरम बिंदु था, जो कथित रूप से नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों की शुरुआत मात्र थी। ठीक है, ये पैरा दिया गया है उपभोक्ता अधिकार संबंधित और वस्तुओं संबंधित। अब इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्या है जरा देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा खाद्य सुरक्षा के संबंध में सही हो सकता है? पहला,
सभी लोगों के लिए खाद्य उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता हो, बिल्कुल सही है। हर जगह अथवा दुनिया भर में इसके लिए समान मापदंड विद्यमान है, ये बात सही नहीं है। इसकी किसी प्रकार की चर्चा यहाँ पर नहीं की गई है, तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही होगा। 13वां देखते हैं, खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए अधिकार आधारित दृष्टिकोण किस बात की ओर उन्मुख होगा। तो यहाँ पर देखें, और पहला है अधिकाधिक सार्वजनिक समीक्षा, यदि इसको ठीक ढंग से क्रियान्वित ना किया जाए तो इसे न्यायालय में चुनौती देना, और सी सार्वजनिक विकास, और डी उपयुक्त सभी। तो खाद्य और पोषण सुरक्षा के अधिकार को आधारित दृष्टिकोण इस बात की उन्मुख होगा कि ये अधिकाधिक सार्वजनिक समीक्षा कर सके। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए हमारा जो है वो सही होगा। खाद्य सुरक्षा अधिनियम में ऐसी चर्चा की गई है। ठीक है, अगला देखें क्या है क्वेश्चन। अगला पैरा, प्रायः देखा जाता है कि अधिक आशावादी लोग थोड़ा सा प्रयत्न करके अधिक फल की आशा करने लगते हैं, किंतु अभिषिक्त फल प्राप्त न होने पर निराश हो जाते हैं। निराशा से प्रसन्नता और शांति नष्ट हो जाती है। निराशा का भाव अकेले नहीं आता, इसके साथ हीनता की भावना का जन्म होता है, तनावों का बवंडर आ जाता है। अतः मनुष्य के लिए अभीष्ट है कि आशा की किरणों से निराशा के निविड़तम को निरंतर विदीर्ण करता रहे। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखें। उपरोक्त परिच्छेद में निराशा को किसके समान बताया गया है। यदि हम बात करते हैं प्रचंड आंधी के समान, प्रलयकारी बाढ़ के समान, हिंसक प्राणी के समान, घने अंधकार के समान, तो यहाँ पर देखो निराशा क्या है, देखा गया है आशा, निराशा से प्रसन्नता, निराशा का भाव अकेले नहीं आता, उसके साथ हीनता की भावना, तनावों के बवंडर आ जाता है। ठीक है, तो निराशा देखिए यहाँ, और तनावों का बवंडर यानी आंधी आ जाती है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा, तनावों का बवंडर। ठीक है, नेक्स्ट है, उपरोक्त परिच्छेद में मानसिक अशांति का प्रमुख कारण क्या बताया गया। आलस, अधिक श्रमिक, निराशा और तनावग्रस्तता। तो सीधी बात, नो बकवास, निराशा। नेक्स्ट है अगला पैराग्राफ, क्या कह रहा है, शिक्षा का प्रारूप समाज के स्वरूप को बदल देती है, क्योंकि शिक्षा परिवर्तन का साधन है, और शिक्षा परिवर्तन समाज के स्वरूप को बदल देती है क्योंकि शिक्षा परिवर्तन का साधन है। समाज प्राचीन काल से आज तक निरंतर विकसित एवं परिवर्तित होता चला आ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे शिक्षा का प्रचार प्रसार होता गया, इसने समाज में व्यक्तियों के दृष्टिकोण, रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज पर असर डाला है, और इससे संपूर्ण समाज का स्वरूप बदला है। शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य का जन्म शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप हुआ है। इस उद्देश्य के समर्थक व्यक्ति की अपेक्षा समाज को ऊंचा मानते हैं। उनका अटल विश्वास है कि व्यक्ति स्वभाव से सामाजिक प्राणी है। यदि उसे समाज में पृथक कर दिया जाए तो उसका जीवन जीवित रहना कठिन हो जाएगा। प्रत्येक बालक समाज में ही जन्म लेता है और समाज में ही उसका पालन पोषण होता है। समाज में रहते हुए यह बोलना, चालना, पढ़ना, लिखना, दूसरों व्यक्तियों से व्यवहार करना सीखता है। समाज में ही रहते हुए उसकी विभिन्न आवश्यकताएं पूरी होती हैं तथा विभिन्न विचारों के आदान प्रदान द्वारा उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। समाज की उन्नति वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति करता है तथा समाज की हानि से उसे भी क्षति पहुंचती है। इस प्रकार अपने संपूर्ण विकास के लिए वह समाज का ऋणी है। इस ऋण को चुकाना उसका कर्तव्य है। शिक्षा समाज के प्रति लोगों को जागरूक बनाते हुए उसमें प्रगति का आधार बनाती है। जैसे शिक्षा पूर्व वर्ग में वर्ग विशेष का अधिकार थी, जिससे कि समाज का स्वरूप, रूप और स्तर अलग तरीके का या अत्यधिक धार्मिक कट्टरता, रूढ़िवादिता एवं भेदभाव या कालांतर में शिक्षा समाज के सभी वर्गों के लिए अनिवार्य बनी, जिससे कि इस राष्ट्र स्वतंत्रता के पश्चात समाज प्रगति का सुधार स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है। शिक्षा समाज का स्वरूप बदलकर उस पर नियंत्रण भी करती है। अभिप्राय यह है कि व्यक्ति को दृष्टिकोण एवं उसके क्रियाकलाप समाज को गतिशील रखते हैं। शिक्षा व्यक्ति के दृष्टिकोण में परिवर्तन कर सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिक्षा सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करती है। शिक्षा क्या कर रही है? सामाजिक व्यवस्था का निर्माण, बिल्कुल बात सही है। शिक्षा समाज को नियंत्रण करती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। शिक्षा के व्यक्तिक उद्देश्य का आविर्भाव शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य की प्रतिक्रिया का परिणाम है, ये इसका अपोजिट है। शिक्षा क्या व्यक्ति सामाजिक उद्देश्य का आविर्भाव शिक्षा के व्यक्तिक उद्देश्य का आविर्भाव है, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट पैरा देखते हैं हम लोग। स्वच्छ और प्रदूषण रहित पर्यावरण के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने अंततः देश में 1.5 साल के भीतर वाहन और ईंधन गुणवत्ता को विश्व स्तरीय बनाने की दिशा में सख्त कदम उठा ही लिया है। देश में ईंधन और इंजन गुणवत्ता के हिसाब से चौथे मानदंडों वाले वाहन दौड़ रहे हैं, जबकि विकसित देशों ने वे गुणवत्ता मानक अपने देशों में लागू कर दिए हैं, जिन्हें भारतीय मानक BS 5 से भी पूरा नहीं किया जा सकता। सन 2000 में सरकार ने इंडिया 2000 नाम से प्रदूषण नियंत्रक पर्यावरण निर्धारण प्रारंभ किया था। 2005 में भारत स्टेज 3 BS 3 और 2010 में आए भारत स्टेज 4 BS 4। अब सीधे आधुनिकतम मानक लागू करने की सोच के साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक चरण से आगे बढ़कर सीधे भारत स्टेज 6 BS मानदंडों का वाहन निर्माण से ईंधन उपलब्धता तक लागू करने में छूट देने से इनकार कर दिया है। अधिकांश मेट्रो व बड़ी शहरों क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति किसी से छुपी नहीं है। BS 9 मानदंड लागू होने के बाद PM 2.5 उत्सर्जन में 68% सुधार की उम्मीद है। दरअसल 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने BS 5 मानदंडों को छोड़ने के लिए वाहन निर्माताओं को कहा था। उन्होंने 1 साल की छूट अवधि मांगी थी। चूँकि ऑटो निर्माता 1 अप्रैल 2020 तक BS 4 श्रेणी के सभी तैयार वाहनों से मुक्ति पाना चाहेंगे, लिहाजा उपभोक्ताओं को सस्ते वाहन खरीदने का एक अवसर भी मिलेगा। 31 मार्च 2020 के पहले सभी नए BS 4 वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। सरकार भी इस मुद्दे पर अदालत के समान ही दृढ़ संकल्प दिख रही है। निश्चय ही 2019 में आम चुनावों के बाद जो भी सरकार आएगी उसे वाहन निर्माताओं या रिफाइनरी के प्रति सहानुभूतिपूर्ण और ज़्यादा मोहलत की मांग व दबाव का सामना करना पड़ेगा। इसका एक ही उपाय है, गुणवत्ता सुधार की प्रक्रिया को तेज करना, ताकि आम चुनावों से पहले BS 6 गुणवत्ता का रोड मैप आकार ले ले। ठीक है, जरा देखते हैं इसमें। उपरोक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित में कौन से तार्किक और तर्कसंगत निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं? पहला, प्रदूषण की स्थिति से निपटने के लिए भारत स्टेज 5 पर्याप्त नहीं है। ओके, देश में ईंधन और इंजन गुणवत्ता का मौजूदा मानक से PM 2.5 का उत्सर्जन 18% सुधार की उम्मीद है। तो यहाँ पर देखें कौन सा सबसे सही है। तो गुणवत्ता के मानक 2.5 ये स्टेटमेंट गलत है, जबकि पहला सही यानी ऑप्शन ए जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले पैरा पर। हरित क्रांति की सफलता के बाद सरकारें किसानों की समस्याओं का समाधान, अधिक उत्पादन, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP में वृद्धि एवं खेती के लिए अधिक कर्ज में ही खोजती रहीं, लेकिन इसके बावजूद किसानों की समस्याएं बरकरार रहीं। बीते कुछ समय पर फसलों की बम्पर उत्पादन होने पर भी देश के कई हिस्सों से किसान असंतोष और बेचैनी से भरे हैं। कहना अतिशयोक्ति न होगा कि अधिक उत्पादन, अधिक कर्ज एवं MSP व्यवस्था किसानों की आर्थिक मुश्किलें दूर करने में नाकाम रही हैं। ऐसे में किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए नए दृष्टिकोण एवं उपायों की आवश्यकता है। कृषि, श्रम एवं उत्पादों की तुलनात्मक कम मूल्यों के साथ
छोटी होती कृषि जोत भी किसानों के आर्थिक संकट का मुख्य कारण है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मौजूदा संकट के लिए दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक उपायों की आवश्यकता है। खेती पर जनसंख्या की निर्भरता कम करने के साथ अतिरिक्त कृषि उत्पादों के लाभकारी मूल्य देना ऐसा ही एक उपाय हो सकता है, लेकिन सरकार कि महंगाई नियंत्रण की नीतियों के चलते खाद्यान्न के मूल्यों में अधिक वृद्धि की उम्मीद नहीं की जा सकती। हालांकि इस वर्ष सरकार ने किसानों को एमएसपी दिलाने के लिए प्रधानमंत्री आशा कार्यक्रम के तहत 3 नई योजनाओं की घोषणा की है। इसमें मध्य प्रदेश में लागू भावांतर योजना प्रमुख है। इसके अंतर्गत सरकार किसान फसलों के बाजार भाव कम होने पर किसानों को एमएसपी का भुगतान करेगी, लेकिन इस योजना का लाभ किसानों के बजाय व्यापारियों को अधिक हुआ। इस योजना का लाभ पाने के लिए किसानों को इंतजार कम करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें किसानों को बुआई के समय ही पंजीकरण करना होगा। पिछले कुछ वर्षों में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के किसानों को कर्ज माफ़ी का लाभ मिला है। चुनाव के अवसर पर कर्ज माफ़ी एक प्रमुख मांग के रूप में उभर रही है, जिसे विभिन्न दल अपने चुनावी एजेंडे में भी शामिल कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि कर्ज माफ़ी किसानों के वोट लेने के औजार के रूप में विकसित हो रही है। कर्ज माफ़ी से किसानों को तात्कालिक लाभ तो होता है, लेकिन दीर्घकालिक इसमें राजनीतिक दुरुपयोग की आशंका है। किसानों के लिए निश्चित आय की गारंटी कर्ज माफ़ी से बेहतर विकल्प होगा। तो यहाँ से पैरा में अगर हम देखेंगे तो किसानों के बेहतर उपाय और किसानों को एमएसपी लागू करने और कर्ज माफ़ी जैसी कुरीतियों को खत्म करने पर एक आवाज़ उठाई गई है, और इससे संबंधित प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, उपरोक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसानों की आय वृद्धि में सहायक होंगे। पहला क्या है, इसमें कृषि जोतों के छोटे छोटे टुकड़े में विभाजित किया जाए, ये तो कमी है, विकास में सहायक नहीं होगा। किसानों को निश्चित आय की गारंटी मिले, ये सही है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगला पैरा क्या है उसे समझते हैं। निम्नलिखित 8 प्रश्नों के लिए निर्देश हैं, परिच्छेदों को पढ़िए और उनके नीचे प्रश्नांशों को प्रश्न के लिए केवल परिच्छेदों के आधार पर उत्तर दीजिए। आज विश्व इस बात का साक्षी है कि जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति बने हैं, तब से लगातार भड़काऊ भाषण देते आ रहे हैं। खासकर उत्तर कोरिया और उसके शासक किम जोंग उन के खिलाफ अब मर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने किम जोंग उन को कैट बॉय तक कहकर संबोधित किया है। वहीं दूसरी तरफ उत्तरी कोरिया के शासक किम जोंग उन ने भी पीछे रहने वाले नहीं थे। उन्होंने भी असंयमित भाषा का प्रयोग करने से परहेज नहीं किया। परिणाम स्वरूप दोनों देशों के मध्य संबंध बेहद तनावपूर्ण और युद्ध स्थिति तक ले जाने वाले बन गए। ठीक है, तो जरा इसमें क्वेश्चन क्या है इसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर प्रश्नों के उत्तर परिच्छेद के संदर्भ। वर्तमान समय में विभिन्न देशों के शासक अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो विभिन्न देशों की चर्चा नहीं की गई है, केवल 2 देशों की चर्चा की गई है, अमेरिका और नॉर्थ कोरिया। तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। एक दूसरे के प्रति कटुता का युद्ध का कारण बन सकती है, इसकी भी चर्चा नहीं की गई है। केवल अगर आप अमर्यादित भाषा का प्रयोग करेंगे तो सामने वाला भी करेगा। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा सिर्फ उत्तर कोरिया के शासक के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया है, इसके बारे में भी चर्चा नहीं की गई है, बस पूरे वर्ष करते रहे हैं। तो यहाँ पर कोई भी सही नहीं है, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले पैरा पर। वैश्विक स्तर पर रूसी क्रांति के प्रभाव की बात की जाए तो निश्चित तौर पर इस क्रांति ने एक नए युग के सूत्रपात किया और इसके प्रभाव विश्वव्यापी रहे। इस क्रांति से उपजे सामाजिक व्यवस्था के नई मिसाल ने विश्व के समक्ष एक आदर्श स्थापित किया और साम्यवाद के रूप में विश्व को एक नई विचारधारा प्रदान की, साथ ही एक नए समाज, नई सभ्यता, संस्कृति का संदेश दिया। चीन की साम्यवादी क्रांति में इस क्रांति का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण, इस क्रांति ने औपनिवेशिक शासन से त्रस्त देशों को क्रांति के लिए प्रेरित किया। उदाहरण स्वरूप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इस क्रांति से काफ़ी प्रभावित था। इस प्रकार इस आंदोलन ने साम्राज्यवाद की पतन की राह आसान कर दी। अब इससे संबंधित क्वेश्चन है, जरा देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन से परिच्छेद के संदर्भ में सही है। पहला क्वेश्चन क्या है, रूसी क्रांति ने
विश्व भर में विभिन्न क्रांतियों के लिए उत्प्रेरक का कार्य किया, इसकी चर्चा नहीं की गई है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय का प्रमुख कारण रूसी क्रांति थी, इसकी भी चर्चा नहीं है। नए समाज संस्कृति एवं सभ्यता की स्थापना के लिए क्रांति आवश्यक है, इसकी भी चर्चा नहीं है। यानी तीनों गलत और पूरा सही उत्तर कोई नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, अक्टूबर 2018 में जारी डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2018 में 190 देशों को शामिल किया गया है, जिन्हें 1 से 190 तक रैंकिंग प्रदान की गई। रैंकिंग में उच्चतर स्थान पर यह दर्शाता है कि उस देश में व्यवसाय शुरू करने की प्रक्रिया अधिक सरल है। साथ ही इससे यह भी प्रदर्शित होता है कि वहाँ किसी कारोबार को शुरू करने तथा उसके संचालन के लिए विनियामक माहौल अधिक अनुकूल है। यह रैंकिंग 10 संकेतों के आधार पर बनाई गई है। प्रत्येक संकेतक को बराबर महत्व दिया गया। इन संकेतकों में कर अदायगी, दिवालियापन की स्थिति, निपटारा, अल्पसंख्यक शेयरधारकों के हितों की रक्षा, ऋण प्राप्त करना, कंस्ट्रक्शन परमिट, अनुबंध लागू करना, व्यवसाय शुरू करना, संपत्ति पंजीकरण, बिजली कनेक्शन तथा विदेश व्यापार शामिल हैं। प्रत्येक संकेतक में किसी देश के प्रदर्शन के कुल योग के आधार पर उसकी रैंकिंग निर्धारित की गई है। इसके आकलन के लिए 1 जून 2017 से 31 मई 2018 तक आंकड़ों का उपयोग किया गया है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन परिच्छेद के संदर्भ में सही है? डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के आकलन के पश्चात ही निवेशक निवेश करते हैं। 2, लाल फीताशाही आजकल किसी भी व्यापार के लिए समस्या बनी हुई है। 3, वर्ष 2018 में भारत अपनी डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में काफ़ी सुधार किया है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा कथन सही है, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट का आकलन पश्चात ही निवेशक निवेश करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पर चर्चा भी की गई है। लाल फीताशाही, इसकी कोई चर्चा नहीं है। 2018 में भारत द्वारा डूइंग बिजनेस रिपोर्ट काफ़ी सुधार किया गया, इसके बारे में भी कोई चर्चा नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा है? सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्या है? रामसर अभिसमय अनुसार आर्द्र भूमि के अंतर्गत दलदल, दलदली, भूपट्टी, भूवनस्पति पदार्थों से ढकी भूमि, प्राकृतिक या कृत्रिम, स्थायी या स्थायी, स्थिर या बहता हुआ, मीठा, खारा या लवणीय जल के क्षेत्र तथा समुद्री जल के वे क्षेत्र जिनकी गहराई कम ज्वार में 6 मीटर से अधिक नहीं रहती इत्यादि का शामिल किया जाता है। आर्द्र भूमि जो जलीय चक्र का आवश्यक भाग है, एक ओर जहाँ उच्चतर उत्पादकता पारिस्थितिकी प्रणाली है, वहीं दूसरी ओर यह समृद्ध जैव विविधता का आधार भी है। यह हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का भाग होने के कारण कई महत्वपूर्ण मनोरंजक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्रियाकलापों का समर्थन करता है। साथ ही यह जल भंडारण, जल शुद्धिकरण, बाढ़, अल्पीकरण, अपरदन नियंत्रण, भूजल का पुनः भरण तथा दृश्य भूमि के सौंदर्य बोध को बढ़ाने जैसी पारिस्थितिकी प्रणाली सेवाओं की व्यापकता प्रदान करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन के क्या हैं। निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा परिच्छेद के संदर्भ में सही है? ये बताया गया है, पूछा गया है। देखते हैं क्या है। आर्द्र भूमि भूपष्कीकरण का अत्यंत लाभदायक है, इसकी कोई चर्चा नहीं है। रामसर अभिसमय आर्द्र भूमियों के संबंध में एक बाध्यकारी अभिसमय, इसकी कोई चर्चा नहीं है। आर्द्र भूमि जैव विविधता का उच्च पोषक है, इसकी कोई चर्चा नहीं है। आर्द्र भूमि मीथेन की उपस्थिति के कारण पर्यावरण के लिए विशेष हानिकारक है, इसकी भी चर्चा नहीं की गई। यानी ऑप्शन जो है वो डी हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर पैरा नंबर 5। क्या कह रहा है? भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा BMD भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम की आवश्यकता तथा उनके महत्व की बात करें तो नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी के प्रति भारत की प्रतिबद्धता, पड़ोसी देश पाकिस्तान और चीन के साथ तनाव, उनका परमाणु हथियारों तथा मिसाइलों से संपन्न होना और पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के आतंकी समूहों के हाथ में लग जाने की संभावना आदि कारणों से भारत के लिए उत्पन्न होने वाले खतरे इसकी आवश्यकता को दर्शाते हैं। इस आवश्यकता के अलावा यह कार्यक्रम युद्ध काल से शत्रु देश को अपने मिसाइल आक्रमण के प्रति संदेह पैदा करने, उसके मनोबल को कम करने, उसका रक्षा बजट बढ़ा देने आदि कारणों से महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा BMD
यानी भारत बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम सिस्टम के तहत विकसित तकनीकों का उपयोग दूरसंचार, सुदूर संवेदन, अंतरिक्ष या अन्य क्षेत्रों में भी किया जा सकता है। तो जरा इसके आंसर देखते हैं क्या है। और क्वेश्चन उपरोक्त परिच्छेद के निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक तार्किक निष्कर्ष निकाला जा सकता है। पहला, पाकिस्तान के परमाणु हथियार का नियंत्रण आतंकियों के हाथ में है। नहीं। भारतीय सुरक्षा का खतरा सिर्फ चीन और पाकिस्तान से है। नहीं। भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल की रक्षा कार्यक्रम में एकमात्र उद्देश्य तकनीकी उच्च पराकाष्ठा को प्राप्त करना। नहीं। इसमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन डी हमारा सबसे सही उत्तर होगा। अगला पैरा देखते हैं। अधिकांश सड़क हादसे यातायात नियमों के उल्लंघन की वजह से होते हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को निर्देश है कि सड़कों पर कैमरा सर्विलांस और व्यवस्था की जाए। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि नियमों के प्रति लापरवाही में कमी आए। सड़क हादसे में पीड़ित व्यक्ति को जल्दी से अस्पताल पहुंचाना जरूरी होता है। इस संदर्भ में उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया है कि हर जिले में एक ट्रामा सेंटर और एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाए ताकि सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की जान बचाई जा सके। एम्बुलेंस बुलाने के लिए नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा जारी नंबर 108 का प्रचार किया जाए ताकि सड़क हादसे में पीड़ित हर व्यक्ति इसकी मदद ले सके। लोक सेवा से जुड़े वाहनों में जीपीएस की सुविधा उपलब्ध कराई जाए ताकि हादसे की समय गाड़ियों को ट्रैक करने में आसानी हो। वाहनों के ढांचे आवश्यक मानदंडों के अनुरूप हों ताकि किसी सड़क हादसे में कम से कम क्षति पहुंचे। इसके अतिरिक्त न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है कि स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम में सड़क सुरक्षा से जुड़े नियम शामिल किए जाएं, जिससे जीवन के शुरुआती दौर से में ही सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरूकता का माहौल बनने लगे। ठीक है, तो जरा देखते हैं यहाँ पर क्या क्वेश्चन पहला है हमारा। हाँ, उपरोक्त परिच्छेद से निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक तार्किक निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अधिकांश सड़क हादसों के कारण सड़कों पर कैमरा सर्विलांस न होना है। नहीं। सड़क हादसों का प्रमुख वजह अच्छी सड़कों की अनुपलब्धता, इसकी भी चर्चा नहीं। सड़क हादसों का प्रमुख वजह तीव्र गति से नशा करना, इसकी भी नहीं। सड़क हादसा का प्रमुख कारण यातायात नियमों का अनुपालन न होना, पहली लाइन में है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पैरा अगला हमारा। कृषि सब्सिडी की वैश्विक स्थिति के संदर्भ में हम देखते हैं कि अमेरिका, यूरोपीय संघ, कनाडा सहित अन्य विकसित देशों द्वारा 1995 से ही उनके किसानों को व्यापार विकृति लाने वाली सब्सिडी दी जा रही है। यह सब्सिडी विकासशील देशों के लिए तय की गई सीमा से बहुत ज़्यादा है। इस मामले में भारत सहित अन्य विकासशील देशों का कहना है कि फार्म सब्सिडी तय सीमा से अधिक नहीं दी जानी चाहिए। यद्यपि विकासशील देशों में कृषि उत्पादों पर प्रशुल्क बहुत ज़्यादा है एवं भारत अपने बाजार को मुक्त व्याप्त करने के लिए प्रतिबद्ध भी है, परंतु जब तक विकसित देशों में भारी मात्रा में प्रत्यक्ष सब्सिडी दी जा रही है तब तक ऐसा ज़्यादा प्रशुल्क रखना सही है। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा क्वेश्चन सही होगा, कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। विकासशील देशों द्वारा अपने किसानों को व्यापार और सब्सिडी प्रदान नहीं की जा रही, बिल्कुल की जा रही है। भारत में कृषि उत्पादन प्रशुल्क काफ़ी कम है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा है। विकासशील देशों द्वारा सब्सिडी के मुद्दे को उठाया जाता है, बिल्कुल सही है, ये बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पैरा देखते हैं अब। उच्चतम न्यायालय में जजों के संवैधानिक पीठ ने जिन निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया है, उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि किसी को अकेले रहना भी उसकी निजता के तहत आएगा। निजी स्वायत्तता के तहत व्यक्ति को जीवन के सभी पहलुओं को अपनी तरीके से तय करने की आज़ादी होती है। कोर्ट ने कहा कि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर भी निजता का दावा कर सकता है। न्यायालय ने यह भी कहा कि निजता को केवल सरकार से ही नहीं, निजी तत्वों से भी खतरा है, लेकिन आधार को योजनाओं से जोड़ना कितना उचित है, भविष्य में इस प्रश्न का जवाब मिलेगा। ठीक है, जरा क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन परिच्छेद के संदर्भ में बिल्कुल सही है। पहला, आधार को विभिन्न योजनाओं से जोड़ना निजता का हनन हो सकता है, बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकारों का निर्धारण सिर्फ उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, इसकी चर्चा नहीं की गई है। निजता के अधिकार में व्यक्ति को किसी भी प्रकार की आज़ादी शामिल है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये भी बात सही नहीं है, केवल एक सही यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन में 5 परिच्छेद दिए गए हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या है। पहला, साइबर सुरक्षा एक जटिल विषय है जिसमें विभिन्न स्थानों
पर प्रमुख उपकरणों द्वारा बहुआयामी बहुस्तरीय प्रयासों एवं प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है। यह संपूर्ण विश्व व्यवस्था के लिए चुनौतीपूर्ण है। भारत भी इससे परे नहीं है। उपरोक्त परिच्छेद के संदर्भ में सर्वाधिक तार्किक तर्कसंगत इंटरफेस निकाला जा सकता है। साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में भारत की इच्छा शक्ति कमज़ोर है। ओके, इसकी चर्चा यहाँ पर नहीं की गई है। वर्तमान में साइबर सुरक्षा पर विशेष आवश्यकता है, ये बात बिल्कुल सही है। भारत की तुलना में अन्य देशों की यहाँ पर चर्चा नहीं है। संपूर्ण देशों में साइबर सुरक्षा के लिए साइबर प्रदान किया जाना संभव है, ये भी बात गलत है। यानी आंसर कौन सा होगा? बी जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट अगला पैरा, विश्व के सबसे बड़े इस लोकतंत्र में भारत में जितने अधिक राजनीतिक दल हैं उतनी ही विचारात्मक मतभेद भी हैं। साइबर स्पेस के दुरुपयोग में से अब राजनीतिक दल विरोधी दलों उम्मीदवारों के खिलाफ अवांछित ईमेल, हैकिंग, मानहानि या दावे आदि को बढ़ावा दे रहे हैं। उपरोक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? बड़े लोकतंत्र में ज़्यादा संख्या में राजनीतिक दल होते हैं, ये निष्कर्ष नहीं। वैचारिक मतभेद के कारण राजनीतिक दलों की अधिकता है, ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है। साइबर स्पेस की कोई बात नहीं की गई है। अवांछित ईमेल, हैकिंग राजनीतिक बढ़ता है, ये यहाँ पर भी हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के पैरा पर। साइबर स्पेस के बढ़ते प्रयोग से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं। इसके कारण अप्रत्यक्ष अर्थव्यवस्था में जहां एक और मोबाइल बैंकिंग, भुगतान गेटवे, सॉफ्ट करेंसी आदि से तीव्र लेन देन संभव हुआ है, तो वहीं आउटसोर्सिंग जैसे रोजगार के नए विकल्प भी खुले हैं। इस प्रकार हेल्थ केयर के क्षेत्र में टेलीमेडिसिन, मोबाइल क्लिनिक आदि तथा शिक्षा के क्षेत्र में ई लर्निंग, ई एजुकेशन जैसे आभासी कक्षाओं का विकास हुआ है। साइबर से संबंधित है। इसमें देखते हैं इसके क्वेश्चंस क्या हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन परिच्छेद में संदर्भ में सही है? देखो जरा कौन सा कथन सही है। पहला, साइबर स्पेस में भारतीय अर्थव्यवस्था का अभिन्न हिस्सा बन गया है। बिल्कुल नहीं। साइबर स्पेस की मदद से विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार की बढ़ोतरी, कोई चर्चा नहीं। साइबर स्पेस का कोई नकारात्मक असर नहीं नकारात्मक असर है, इसकी चर्चा है। तो यहाँ पर कोई भी सही नहीं है, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट पैरा चलते हैं, क्या कह रहा है नेक्स्ट पैरा, इसे देखते हैं। वास्तव में क्रांति की अवधारणा एक विस्तृत अवधारणा है जो परिस्थिति के व काल के अनुसार मूल्य और उद्देश्यों में परिवर्तन करती रहती है। यदि सामान्य अर्थों में कहा जाए तो क्रांति से आशय ऐसी स्थिति से है जिससे किसी व्यवस्था के स्वरूप में आमूल-चूल बदलाव आ जाएं। इसके माध्यम से एक नई सामाजिक संरचना की स्थापना के साथ साथ विकास की नई संभावनाओं को सुनिश्चित किया जा सके। यदि देखा जाए तो क्रांति में प्रगति और सामाजिक विकास की अवधारणा निहित है। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, उपरोक्त परिच्छेद से निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक तार्किक तर्कसंगत निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो देखते हैं निष्कर्ष। पहला क्या है? प्रगति के सामाजिक विकास के लिए क्रांति नितांत आवश्यक है। पारिस्थिति के समय अनुसार क्रांति के मूल्य में बदलाव आ जाते हैं। तीसरा, अमूलचूल परिवर्तन के लिए क्रांति आवश्यक है, इसके बारे में परिचर्चा की गई है, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं अगला पैरा। समन्वय प्रबंधन का सार है। सार किसी वस्तु के आंतरिक प्रकृति अथवा उसके महत्वपूर्ण गुण का नाम है। समन्वय यह महत्वपूर्ण तत्व है जिसके प्रबंध प्रक्रिया का निर्माण होता है। यह नियोजन की अवस्था में ही प्रारंभ हो जाता है तथा संगठन, निर्देशन, नियंत्रण, उत्पादन आदि सभी कार्यों के साथ चलता रहता है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। उपरोक्त परिच्छेद के अनुसार क्या तर्क निकाला जा सकता है, इसको देखना है। ठीक है, किसी संगठन में निश्चित समय के बाद समन्वय का महत्व कम होने लगता है। ठीक है, समन्वय से किसी भी कंपनी का उत्पादन क्षमता में वृद्धि संभव है। स्व अनुशासित किसी भी संगठन के समन्वय का दूसरा पहलू है। उपरोक्त सभी निष्कर्ष के रूप में सही हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल सटीक सही निष्कर्ष निकलेगा ऑप्शन बी, समन्वय से किसी कंपनी के उत्पादन क्षमता में वृद्धि संभव है। अब ये कुछ 32 से 35 दृष्टिकोण के बारे में बात करनी है और उन व्यक्तियों के आश्वस्त तर्क और वक्तव्य होता है। ठीक है,
अपने दृष्टिकोण के बारे में अन्य व्यक्ति की आश्वस्त करने के लिए दिया गया एक तर्क एक वक्तव्य होता है। अभिकथन दृष्टिकोण है के कारण वक्तव्य जो प्रमुख तर्क है बताइए। एक विरोधी तर्क में अभिकथन के विरुद्ध तर्क निहित होता है। एक तर्क संग मुख्य आदर्श किसी भी तरह संबंधित नहीं होता या मुख्य तर्क ही एक महत्वहीन पक्षों को संबंधित होता है। उपरोक्त परिभाषा के आधार पर वक्तव्यों के समुच्चय को निम्न में वर्गीकृत करें। ठीक है, तो ये फर्स्ट तर्क, सहायक कारण, विरोधी, ये सारे बताए गए हैं और इसके आधार पर क्वेश्चन देखना है। क्या है जरा देखें। भारतीयों की एक बड़ी संख्या अशिक्षित या बहुत ही कम शिक्षित है। भारतीयों की एक बड़ी संख्या, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, क्या है, भारतीयों की एक बड़ी संख्या अशिक्षित या बहुत ही कम शिक्षित है। 2, भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म को चुनने तथा उसका आचरण करने का अधिकार देता है। 3, धर्मांतरण केवल बलपूर्वक या लालच द्वारा होता है। 4, सरकार को धर्मांतरण पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा तर्क है, सहायक तर्क है, इसके बारे में बात करनी है। वर्गीकृत करें, आधार पर दिए गए वक्तव्यों को वर्गीकृत, तर्क, विरोधी तर्क, ये बताने हैं। तो यहाँ पर यदि हम करें भारतीयों की बड़ी संख्या अशिक्षित है या बहुत ही कम शिक्षित है, ये तर्क सही है। ठीक है, ये अभिकरण बताया गया। भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक किसी भी धर्म को चुनने का आचरण, ठीक है। बलपूर्वक, लालच द्वारा है, सरकार को धर्म पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। तो यहाँ पर यदि हम चर्चा करें कि कौन सा क्वेश्चन सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे सटीक आंसर होगा आंसर नंबर बी। क्या होगा, बी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल के समय भारतीय स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश को आकर्षित किया गया है। हाल के समय प्रवासी भारतीय चिकित्सक पुनः भारत में लौट रहे हैं। प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी की उन्नति के साथ चिकित्सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित और लाभप्रद भारतीयों के उद्योगों में से एक है। चिकित्सा पर्यटन और चिकित्सा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूरे विश्व में से लोग भारत आते हैं। भारत के तेजी से बढ़ने वाले उद्योगों में से एक है। तो यहाँ पर यदि हम तर्क के तौर पर जाएंगे तो सबसे सटीक जो तर्क हैं वो इसी क्रम में दिए गए हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। गांधी जी ने ग्रामीण विकास की जो परिकल्पना बनाई है वह एक आदर्श समग्र विकास की परिकल्पना थी। क्या थी? समग्र आदर्श विकास की परिकल्पना। ठीक है,
कि इसके अनुसार क्या है, गांव के विकास के लिए ग्राम स्वराज को आवश्यक मानते थे और उनकी मान्यता थी ग्राम स्वराज आज हमारे देश की सबसे बड़ी आवश्यकता है। जब तक गांव आज़ाद नहीं होते हैं तब तक देश की आज़ादी का कोई अर्थ नहीं है। आज भारतीय ग्रामीण उद्योग समाप्त हो रहे हैं। गांव की जनता भारत सरकार की गांव की जनता सरकार की सहायता और सहारे पर निर्भर है। इस तरह गांव आज कमज़ोर हैं। कमज़ोर गांव राष्ट्र कमज़ोर करता है। तो उपरोक्त में से कौन सा अर्थ निकाला जा सकता? ग्रामीण भारतीयों की आज़ादी चाहते थे। वर्तमान में ग्राम स्वराज की अवधारणा धूमिल हो चुकी है। शहरी जनसंख्या बढ़ोतरी ग्रामीण बेरोजगारी का प्रतिफल है। और यहाँ पर देखें तो कोई भी निष्कर्ष स्पष्ट नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 से पहले एक स्टेटमेंट है, भारत का हृदय गांवों में बसता है। गांवों की उन्नति से ही भारत की उन्नति हो सकती है। ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट गांधी जी का है। तो यहाँ पर जरा देखें, उपरोक्त परिच्छेद में कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? कथन सार्वभौमिक रूप से सत्य है। तो ये कथन सार्वभौमिक रूप से सत्य नहीं है, क्योंकि ये व्यक्तिगत कथन है। कथन सार्वभौमिक रूप से सत्य नहीं कहा जा सकता, यही बात बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्या है 36? इसे देखते हैं। हमें दिमाग में यह बात रखनी होगी कि यदि शायद अगले 5 वर्षों में भारत में खाद्य सुरक्षा और जैव प्रौद्योगिकी का कोई खास प्रभाव ना हो, लेकिन औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सब्जियों वाली फसलों को तो इससे कुछ हद तक लाभ हो सकता है। इसलिए हमें अभी भी परंपरागत कृषि तकनीकों पर निर्भर रहने की आवश्यकता है, जबकि भविष्योन्मुखी अनुप्रयोग को लक्षित करके हम जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों की दिशा में कार्य करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हाल ही में गेहूं के लिए इस तरह की कोई सफलता हासिल नहीं हुई है। हाइब्रिड चावल अत्यधिक उत्पादक होते हैं। हाइब्रिड चावल का बड़े स्तर पर प्रयोग करके चीन ने निश्चित रूप से शुरुआती स्तर पर पैदावार बढ़ाने में सफलता प्राप्त की थी। हाल ही में भारत ने भी हाइब्रिड चावल का प्रयोग की शुरुआत की और उसमें और भी वृद्धि करने की योजना है। लेकिन हाल के वर्षों में ऐसा देखा जा सकता है कि चीन ने चावल उत्पादन में कोई खास सुधार नहीं हुआ, जबकि हाइब्रिड चावल की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि हमें अभी भी बड़े स्तर पर इसका प्रयोग करना है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? परिच्छेद के लेखक ऐसा क्यों कहा कि भारत के परंपरागत कृषि तकनीकों पर निर्भर रहने के लिए अधिक आवश्यकता है? तो यहाँ पर देखें, जैव प्रौद्योगिकी के प्रभावशाली परिणाम अभी तक बहुत स्पष्ट नहीं हैं। ट्रांसजेनिक फसलों में अभी तक असाधारण वैज्ञानिक एवं तकनीकी उपलब्धियां हासिल नहीं की गई हैं। चीन ने हाइब्रिड चावल की कोई बहुत बड़ी सफलता प्रदर्शित नहीं की। तो यहाँ पर कथन हमारा पहला और दूसरा है, तीसरा नहीं। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट, जब लेखक हाइब्रिड चावल पर बल देता है तो क्या संदेश देना चाहता है? वह हो सकता है कि वो बड़े पैमाने पर उपयोग किए जाने बड़े पैमाने पर फसल उत्पादन ना हो। ठीक है, किसी भी नतीजे पहुंचने के लिए भारत हाइब्रिड चावल का उपयोग वृद्धि करनी चाहिए। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। क्या है 38? उसे देखते हैं। 38 से 41 को चुनना है और उनको देखना है कि पास 6 पुस्तकें हैं, अलमारी में रखनी हैं, उसके बारे में बताना है। तो 6 पुस्तकें हैं। प्रोफेसर नटराजन के पास 6 पुस्तकें हैं, जिन्हें ऊपर से नीचे 1, 2, 3 नंबर वाली 3 अलमारियों में रखना है। वह पुस्तकों जो FGS दर्शन शास्त्री पुस्तकें हैं, JKL साहित्य की पुस्तकें हैं। कोई भी अलमारी खाली भी रह सकती है। प्रोफेसर को पुस्तकें व्यवस्थित करने में क्या होगी? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ऊपर वाली अलमारी, नीचे वाली अलमारी और यानी अलमारी में, तो यहाँ पर J और L के एक अलमारी में रह सकती हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? G और H अलमारी में हैं, तो उनमें से कौन अवश्य ही सत्य है? तो यहाँ पर जो सत्य होगा वो क्या होगा कि नंबर 1 अलमारी में है। यदि हम देखें यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे सही होगा वो होगा L 2 नंबर की अलमारी में है, यही सबसे सत्य होगा। यदि साहित्य की कोई पुस्तक नंबर 3 अलमारी में है नहीं है, तो कौन सा युग्म अवश्य ही एक ही अलमारी में होगा। यदि यहाँ पर हम आएँ तो अलमारी 1 में देखें, अलमारी 1, तो अलमारी 1 में F, J और K होंगी। अलमारी 2 में देखें तो L होगी, ठीक है, और 3 में देखें तो कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो K और J एक ही अलमारी में होंगी, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है।
यदि नंबर 1 की अलमारी खाली हो तो कौन सा अवश्य ही सत्य होगा। नंबर 1 की अलमारी खाली करें, अलमारी 1 अगर खाली है तो 2 में एफ और जे होगा और 3 में के और एल होगा। 2 अलमारी में ठीक 3 पुस्तकें नहीं, जी और एच एक ही अलमारी में नहीं, जी और के एक ही अलमारी में होंगी। नंबर 3 अलमारी में ठीक 2 पुस्तकें होंगी। तो यहाँ पर कौन सा सही है, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, यदि एल और जी एक ही अलमारी में हों और यदि कोई भी अलमारी खाली है तो इसमें कौन सा अवश्य ही सत्य होगा। तो अलमारी 1 में क्या बताया जा रहा है, एफ, जे और के, ठीक है। अलमारी 2 में एल और जी और अलमारी 3 में कोई एक्स पुस्तक है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें एच अलमारी में, तो यहाँ पर कौन सा सही होगा, तो यहाँ पर एच 3 नंबर की अलमारी में है, जो जे 2 नंबर की अलमारी में है, यही हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 42 पर। क्या है 42, जरा देखते हैं। नीचे दिए गए 3 मशीनों PQR द्वारा एक विशेष अवधि में खपत का अनुमान लगाया गया है और ये एक निश्चित समय मशीन द्वारा परिचालन घंटों की संख्या और इस अवधि में हुई विद्युत खपत। तो यहाँ पर देखें सबसे ज़्यादा खपत किस में हुई होगी, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा खपत आर में है, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। निर्देश, निम्नलिखित निर्देशों में पढ़कर उन पर प्रश्नों पर उत्तर दें। एक ही परिवार के 5 सदस्य हैं, 2 पुरुष ए और ई, 3 महिलाएं। DCB घड़ी की सुई के दिशा के अनुसार 1 और 5 तक स्थितियों के अनुरूप निम्नलिखित शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं देखें। कोई भी पुरुष, यदि हम देखें कोई भी पुरुष एक साथ नहीं बैठा है, ठीक है, तो यानी ए, सी, ई, बी और डी। कोई भी पुरुष एक साथ नहीं बैठा, ए की बाईं ओर बी बैठा है और उनके बीच 2 लोग हैं, तो ये 2 लोग हो गए ए के बाईं ओर, ठीक है। बी के सन्निकट ई बैठा है और डी एक स्थान दूर है, तो बी के सन्निकट ई और डी 5वें स्थान पर है, तो ये 5वां स्थान है। दूसरे स्थान पर कौन है, यदि हम दूसरा स्थान देखें तो दूसरे स्थान पर कौन है, सी है, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। क्या है 44, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अंक हैं और ये शर्तें दी गई हैं, शर्तें जरा समझिए। 0, 1, 2, 3, 4 यदि प्रथम अंक साथ साथ अंतिम अंक भी समान हो तो प्रथम और अंतिम अंकों का कूट परस्पर बदल जाए। यदि प्रथम अंतिम अंक सम हो तो दोनों संख्याओं का अल्फा अंक बदल जाए। तो यहाँ पर यदि देखें तो आंसर होगा बी और 45 का अगर हम देखें तो आंसर होगा डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्या कह रहा है, एक आइसक्रीम बनाने वाला 6 रासायनिक तत्वों U, V, W, X, Y, Z प्रयोग कर स्वाद, फ्लेवर, स्वीटर और हेल्दियर तैयार करता है। U और B ज़्यादा मीठा है, Z ज़्यादा पौष्टिक है, VY ज़्यादा मीठा है, Z से कम पौष्टिक है, WX U से कम मीठा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। कथन 1 के अनुसार यदि हम देखें U इज़ ग्रेटर देन V इज़ ग्रेटर देन बाई, ठीक है। दूसरे कथन में बाई इज़ ग्रेटर देन एक्स इज़ ग्रेटर देन डब्ल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सबसे मीठा तत्व है। तो सबसे मीठा तत्व अगर हम निकालेंगे तो सबसे मीठा क्या निकलेगा, Z। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा तत्व B से ज़्यादा मीठा एवं पौष्टिक होगा। तो B से ज़्यादा मीठा और पौष्टिक केवल एक कंडीशन होगी, वो होगा W। निम्न में कौन सा Y से ज़्यादा मीठा और W से ज़्यादा पौष्टिक होगा। तो Y से ज़्यादा मीठा और W से ज़्यादा पौष्टिक यदि हम बात करें तो वो होगा हमारा U, ठीक है। निम्न में कौन सा कम पौष्टिक तत्व है, सबसे कम पौष्टिक तत्व के बारे में यदि हम बात करेंगे तो वो होगा V। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित निर्देशों को ध्यान से पढ़िए और आधारित प्रश्नों के उत्तर। 123 विद्यार्थी हैं, वे क्रिकेट, फुटबॉल एवं हॉकी खेल सकते हैं। 36 विद्यार्थी हॉकी खेलते हैं, 10 विद्यार्थी केवल क्रिकेट खेलते हैं, 15 विद्यार्थी फुटबॉल और हॉकी, 10 विद्यार्थी फुटबॉल क्रिकेट खेलते हैं, 4 विद्यार्थी क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं लेकिन फुटबॉल नहीं, 11 विद्यार्थी फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं, 42 विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। तो कोई भी खेल नहीं खेलते हैं, तो यदि हम देखें तो यहाँ पर जोड़ें 21 + 17 + 15
प्लस 4 प्लस 11 प्लस 73, यानी ये इक्वल टू 73 हो जाएगा। तो 123 माइनस 73 यानी 50। कितने अभ्यर्थी, यानी 20 50 हमारा आंसर सही होगा। कितने विद्यार्थी कम से कम 2 खेल खेलते हैं, तो कम से कम 2 खेल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 25। नेक्स्ट, कितने विद्यार्थी फुटबॉल एवं क्रिकेट खेलते हैं लेकिन हॉकी नहीं खेलते, तो यहाँ पर यदि हम जाएंगे तो 6 विद्यार्थी ऐसे हैं जो फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं लेकिन हॉकी नहीं खेलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। सगे भाइयों के 3 युग्म राम बलराम श्याम घनश्याम राज गजराज बढ़ते बड़े भाई क्रम में एक के बाद एक करके कैरम खेल रहे हैं। राम गजराज के विपक्ष में खेलता है, श्याम बलराम के विपक्ष में खेलता है, जबकि शेष 2 लोग तीसरे मैच में खेलते हैं। सभी मैच समाप्त होने के बाद बलराम कमरा छोड़कर चला जाता है। इस शेष जानकारी उल्लेख नीचे दिया गया है। क्या है? राम ने इस बात पर गौर किया कि कमरे में उपस्थित सभी लोगों ने अलग अलग 2 पॉइंट अर्जित किए, एक मैच के स्वरूप पर निर्भर है, जबकि बलराम ने इसमें जितने ही अंक अर्जित किए हैं। ठीक है, कमरे में उपस्थित 2 छोटे भाइयों में बड़े भाइयों के ठीक 2 पॉइंट अधिक अर्जित किए हैं। किसी भी भाई ने 5 से अधिक अंक कम पॉइंट अर्जित नहीं किए हैं। बलराम एक अभाज्य संख्या के तौर पे है, तो राम माइनस गजराज, इस पे जाएंगे तो 5 माइनस 3। श्याम और बलराम में अगर हम जाएंगे तो ये होगा 2 माइनस 5, 2 और 5, और राज और घनश्याम ने 1 और 4, ये है क्रम। तो सबसे कम पॉइंट किसने जीते हैं? तो सबसे कम पॉइंट राज ने जीते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? सही होगा। सबसे कम पॉइंट राम ने जीते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। श्याम घनश्याम में कुल कितने पॉइंट अर्जित किए हैं? श्याम घनश्याम ने 4 पॉइंट अर्जित किए हैं। सर्वाधिक पॉइंट किसने अर्जित किए हैं? सर्वाधिक पॉइंट के बारे में यदि हम बात करें तो इसे निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, राज और राम के पॉइंटों का अंतर कितना है? राज और राम के पॉइंटों का अंतर कितना है मित्रों? 4 है। ऑप्शन कौन सा होगा? डी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगलों पर। क्या है? 57 से 59 4 व्यक्ति वेदी द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी एक पुस्तक पढ़ रहे हैं। उन्होंने जो किताब पढ़ी है वो रामायण गीता महाभारत। चारों व्यक्तियों में से 2 ने गीता पढ़ी है, ठीक है, जबकि वेदी ने गीता नहीं पढ़ी है। यदि त्रिवेदी ने गीता पढ़ी हो तो चतुर्वेदी कौन सी पुस्तक पढ़ रहा है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो चतुर्वेदी कौन सी पुस्तक पढ़ रहा है तो वो निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यदि चतुर्वेदी ने गीता पढ़ी हो तो इसमें से एक व्यक्ति है जिसने गीता पढ़ी है, तो यहाँ पे गीता जिसने पढ़ी है वो भी या तो बी है या वेदी है या द्विवेदी है। ठीक है, नेक्स्ट, यदि वेदी ने रामायण पढ़ी हो तो द्विवेदी ने गीता पढ़ी हो, तो चतुर्वेदी ने कौन सी पुस्तक है इसे निर्धारित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, दी गई जानकारी 7 व्यक्ति रवि अमन अजीत राकेश रीता आसिफा और जोसेफ अलग अलग राज्यों दिल्ली असम त्रिपुरा उत्तर प्रदेश उड़ीसा केरल गुजरात के निवासी हैं। यदि वे व्यक्ति 7 मंजिल भवन में अलग मंजिल पर रहते हैं तो इनमें से सूचनाएं। भूतल पर मंजिल क्रमांक 1 सबसे ऊपरी तल को मंजिल क्रमांक 7 कहा गया है। रवि से ऊपर मात्र 3 व्यक्ति रहते हैं। रवि और केरल के निवासी के बीच मात्र 1 व्यक्ति रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात सही होगी? आसिफा असम के निवासी के ठीक नीचे रहती है। असम के निवासी सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। केरल और त्रिपुरा के निवासी के बीच मात्र 3 व्यक्ति रहते हैं। रीता अजीत के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहती है। रीता त्रिपुरा के निवासी नहीं हैं। अमन और उड़ीसा के निवासी के बीच मात्र 2 व्यक्ति रहते हैं। उड़ीसा का निवासी अमन की मंजिल से रहता है। दिल्ली का निवासी अमन के ठीक ऊपर ठीक नीचे नहीं। राकेश, तो यदि हम यहाँ पर देखें कौन सा सही होगा? असम का निवासी कौन है? तो असम का निवासी रवि होगा। नेक्स्ट, आसिफा का मंजिल का क्रम क्या है? तो आसिफा का मंजिल का क्रम है 3रा। अजीत किस राज्य का निवासी है? अजीत अगर हम बात करें तो अजीत दिल्ली का निवासी है। इसमें कौन सम संख्या वाले मंजिल क्रमांक में नहीं रहता है? तो सम संख्या वाले मंजिल क्रमांक में जोसेफ नहीं रहता है। इसमें कौन विषम संख्या मंजिल वाले क्रमांक में नहीं रहता है? तो इसमें रीता नहीं रहती है। इनमें से कौन सबसे ऊपर मंजिल में रहता है? तो इनमें से सबसे ऊपर मंजिल में राकेश रहता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्या दिया जा रहा है? भवन के मध्य तल में किस राज्य का निवासी रहता है? तो भवन के मध्य तल में असम राज्य का निवासी रहता है क्रम संख्या 4 में।
ठीक है। लोग ABCDEFG नौकायन का आनंद उठाना चाहते हैं, उनके पास केवल 2 नौकाएं हैं। शर्तें: A उसी नाव में जाएगा जिसमें E जाएगा। F उस नाव तब तक नहीं जा सकता जब तक उनके साथ D ना हो। न तो B और ना ही C को नाव दी जा सकती है जिसमें G है। एक नाव में अधिकतम 4 लोग हो सकते हैं। यदि F व B एक नाव में हैं तो निम्न में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन होगा जी दूसरी नाव में है, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट, यदि ई एफ के साथ है तो निम्न में कौन सा पूर्ण सही लोगों का समूह दूसरे नाव के अवश्य होगा? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी, सी, डी और बी होगा सही। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। सड़क के प्रत्येक ओर 3 घर हैं। 6 घरों में PQRSTU द्वारा अंकित किया गया है। ये घर लाल, पीले, नीले, हरे, नारंगी, सफ़ेद रंग से हैं। ये घर भिन्न भिन्न ऊंचाइयों के हैं। T का घर सबसे ऊंचा है तो लाल घर के बिल्कुल सामने सबसे छोटा हरे रंग का घर है बिल्कुल सामने। U जो कि नारंगी रंग का घर है P तथा S के मध्य अवस्थित है। ठीक है। जो R और पीले रंग का है P बिल्कुल सामने स्थित है। जो Q और हरे रंग के बिल्कुल सामने अवस्थित है। जिसका रंग सफ़ेद है। R से ऊंचा किंतु S से Q से छोटा है। सबसे लंबे घर का रंग कैसा है? तो सबसे लंबे घर का रंग कैसा है? नीला है। पीले रंग वाले घर से विकर्ण की अवस्थिति में स्थित कौन सा घर है? तो पीले रंग के वाले घर विकर्ण की स्थिति में रंग लाल है। दूसरा सबसे लंबा घर किसका है? दूसरा सबसे लंबा घर S का है। E एक मेज पर बैठे वक्ताओं को प्रभारी संचालकों के अलावा एक पायलट, एक लेखक, एक वकील और एक खोजी है। GHJKL वक्ताओं के नाम। संचालक की सीट संख्या 3 के बीच में बैठा है। वकील खोजी बगल में नहीं बैठा है। L पायलट है। लेखक वकील के संचालक की तरफ बैठे हैं। S संचालक नहीं, K और J के बीच में बैठा है। मध्यस्थ J और L के बगल में नहीं बैठा है। G वकील है। संचालक कौन है ये बताना है। तो यदि हम संचालक के बारे में बात करें तो संचालक है आपका K। J कहाँ बैठा है इसके बारे में बात करें तो J बैठा है सीट संख्या 1। ठीक है। सीट संख्या 5 पर कौन बैठा है? तो सीट संख्या 5 पर बैठा है L। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगले। सीट संख्या 2 पर कौन बैठा है? तो सीट संख्या 2 पर बैठा है GH। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर। एक धनी व्यक्ति के पास सोने के कुछ सिक्के हैं। इन सिक्कों के अपने पुत्रों और पुत्रियों में बांटना है। वो सिक्के उसके पास अभी भी रखना चाहता है। एक सिक्का अपने पास रख लेता है और शेष 1/5 सिक्के भाग पहले पुत्र को दे देता है। इसके बाद उस सिक्के का पुनः उसके पास रखकर शेष 1/5 भाग दूसरे पुत्र को दे देता है। यही प्रक्रिया करता है और ये अनुपात है। तीनों पुत्रियों में बांटे हैं। उस धनी व्यक्ति के पास न्यूनतम कितने सिक्के थे? तो उस धनी व्यक्ति के पास न्यूनतम जो सिक्के थे वो हैं 246। कितने हैं मित्रों? 246। नेक्स्ट है क्या हमारा? उसके दूसरे पुत्र को कितने सिक्के प्राप्त हुए? दूसरे पुत्र को सिक्के प्राप्त हुए 39। उसके पुत्रों को मिले सिक्कों और पुत्रियों के मिले सिक्कों का अनुपात क्या है? यदि हम उसका अनुपात निकालेंगे तो अनुपात आएगा 119 अनुपात 124। अब ये मिरर में देख के बताना है कि ये क्या दिखेगा। तो मिरर में देख के बताएं तो ये दिखेगा आपका 69RFEFLEC रिफ्लेक्शन। ठीक है। S67। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट क्या है? एक वस्तु X में खरीदी गई, Y को 20% लाभ पर अर्जित किया। वस्तु को X 15% कम पर होती तो Y का मान 76 कम होता। 30% लाभ अर्जित तो X का मान क्या होगा? तो X का मान मित्रों निकलेगा 800 रुपये। कितना निकलेगा? 800। तो इस तरह आज हम लोगों ने दृष्टि IAS संस्थान के मॉडल संख्या 7 को सॉल्व किया है। शेष पेपर भी शीघ्र अपलोड कर दिए जाएंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और कमेंट जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। जय हिंद।